अब हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रीति से करते हुए मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियोगण से अनुरोध करते हैं कि वह दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती, दंतोपंत बापूराव, भारत माता, दीनदयाल उपाध्याय का माला एवं दीप प्रज्वलन करके हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं सभी से उपस्थित जनों से अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रीय गीत के लिए कृपया खड़े हो जाएं। Moving forward, it is now our privilege to felicitate our honored guest with a bouquet, shawl and a memento as a token of our respect and gratitude. Thank you everyone. Now I would request Dr. Arjun Sankla sir to come forward, the principal of Lucky Institute and Professional, to address the gathering. आज की इस युवा उद्यमिता यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में मंच को सुशोभित करते हुए माननीय M.R. पुरोहित साहब, निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान जोधपुर। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है मंच पर माननीय श्री सुशील शर्मा जी, चेयरमैन मारवाड़ी कैटलिस्ट ग्रुप, जोधपुर, राजस्थान, और माई SK स्टार्टअप हेड। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय SN कछुआ साहब, चेयरमैन लकी शिक्षण संस्थान, और इस यात्रा के संयोजक युवा उद्यमिता यात्रा के मुख्य वक्ता RS चोयल साहब। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, सबसे पहले मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, और इस युवा उद्यमिता यात्रा को देश के अलग अलग भागों में निरंतर आगे प्रवाहित करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच, स्वर्णिम भारत वर्ष फाउंडेशन एवं स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान, साथ में संचालन के लिए चोयल हब फॉर एग्री बिजनेस रिसर्च ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप अजमेर, आप सभी का भी स्वागत करता हूं कि आपके इन महती प्रयासों से आज इस कार्यक्रम को यह स्वरूप मिला। साथियों, हमारा भारत का जो स्वरूप, गौरवमय स्वरूप जिसको हम हमेशा सुनते रहे कि भारत एक स्वर्णिम दौर में रहा है, वो निश्चित रूप से उद्यमिता का रहा है। आज से 2500 वर्ष पहले जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में संपूर्ण शिक्षा के साथ में उस दौर में 64 कलाएं सिखाई जाती थी। वो 64 कलाएं जिसमें अश्वारोहण शामिल है, तैराकी शामिल है, कसीदाकारी शामिल है, बढ़ईगिरी का काम शामिल है, और मल्टीपल इस तरह कई तरह की कलाएं आज से 2500 वर्ष पहले, लेकिन दुनिया के अन्य भाग में दुनिया आदिम तरीके, उस वक्त भारत में इस तरह की उद्यमिता चलती थी और कहीं कोई बेरोजगारी का नाम ही नहीं था। बल्कि हम हमारे बुजुर्गों के उस दौर में भी जाएं जहाँ पे ये कहते हुए बुजुर्ग सुने जाते हैं कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी, यानी जो नौकरी करने का जो कार्य है जो अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया, उसको सबसे निम्नतम स्तर पर हमारे 1 से 2 पीढ़ी पहले बुजुर्ग रखते थे। और जब एक विद्यार्थी शिक्षा के साथ 64 कलाएं सीखकर जो उसको शिक्षा समाप्त करने के तुरंत बाद, कॉन्वोकेशन के तुरंत बाद कार्य क्षेत्र में जाएं, तो उसके पास अनेक रोजगार के अवसर हैं, कार्य करने के अवसर हैं। विद्यार्थी चुनता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन 250 साल के अंग्रेजों के राज में व्यवस्थाएं इतनी अधिक खराब हो गई कि अंग्रेजों को सिर्फ नौकर चाहिए थे जो चुपचाप अपना कार्य कर सके। तो उस नौकर वाली व्यवस्था में लंबे समय तक बच्चों के अंदर यह धारणा बढ़ दी गई कि सरकारी नौकरी और अन्य इत्यादि, उसकी वजह से युवा एक तरह से भ्रमित होकर के एक बहुत बड़ा परसेंटेज आज भी जूझ रहा है कि मुझे करना क्या है। उस व्हाइट कॉलर जॉब के चक्कर में उद्यमिता धीरे धीरे
खत्म सी भारत के अंदर हो गई और आज भी उस कुचक्र में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन साथियों, संस्कृत में प्रसिद्ध श्लोक है कि उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ते न मनोरथे न ही सुकृतस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा। उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में हरिण प्रवेश नहीं करते। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथे देवेन देयम् इति का पुरुषा वदन्ति देवं निहत्य कुरु पुरुषार्थमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। ये भी श्लोक में कहा गया है, उद्यमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है और अगर किसी प्रयास से आपका काम सिद्ध नहीं हो तो को अत्र दोषः। अंत में तो कहा है, एक तो सांत्वना देके खुद को शांत कर लो कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं रहा, लेकिन एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है, इसमें तुम्हारा क्या दोष रहा सोच के पुनः उसको शुरू करो। तो हमारी उस प्राचीन आति और विरासत पे हमें गर्व करना चाहिए कि भारत इतना स्वर्णिम भारत जो रहा है वो इतना उन्नत था। लेकिन हाँ, मुझे कहते हुए गर्व है कि आज सुशील जी जैसे, RS चोयल साहब जैसे और इनकी पूरी टीम के साथियों की बदौलत आज भारत में वो उद्यमिता पुनः जागृत हो रही है। आज भारत उस प्राचीन चेतना की तरफ वापस जा रहा है। तो आज का ये सत्र निश्चित रूप से आपके लिए एक ऐसा प्रेरणादायी सत्र होगा जहां से हमने एक भी बात अगर अच्छी सीख ली तो वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना इसलिए है कि अगर किसी भी उद्यमी को अपने व्यवसाय में सफल होना है तो सबसे बड़ी जो चीज है, हमने जो आलस्य सीख रखा है या हमने जो भ्रांतियां सीख रखी है, हमने सिर्फ सरकारी सेवा में ही जाने की जो एक तरह से हमारे ऊपर हेलो इफेक्ट बना हुआ है, इन सबको मिटा करके नए सिरे से अगर कुछ शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और हमारा ही नहीं, हमारी बदौलत बहुत सारे ऐसे युवा नौकरी पाएंगे, बहुत सारे हमारे साथी परिवारजन नौकरी पाएंगे और आप एक जॉब सीख कर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। इसी उद्देश्य से ये युवा उद्यमिता यात्रा प्रारंभ की। मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को उद्यमी बनना है तो सारे मस्तिष्क सीख लेते हैं, लेकिन मस्तिष्क के अंदर जो या हृदय के अंदर जो ऊर्जा है, जो प्रेरणा है, वो किसमें कितनी बड़ी है उससे तय होगा कि व्यक्ति को कहां पहुंचना है। सबसे जरूरी है कि आज के इस युवा उद्यमिता यात्रा में युवाओं को, साथियों को जो इस एंटरप्रेन्योरशिप में है, उनको ये समझने की डायरेक्शन कहां से ले। आज अगर आप सही स्रोत से डायरेक्शन लेते हैं, यानी आपको ये पता हो कि बैंक से लोन कहां से होंगे, किस तरह से होंगे, कागजी कार्रवाई क्या होगी, कहां से पैसा लें, उसका किस तरह का मतलब कोर्स है। आज एक कंपनी खोले तो कंपनी को कैसे रजिस्टर करें, एक कंपनी चलाने के लिए किस तरह के लीगल एप्लीकेशंस उसमें होते हैं और कैसे डेडलाइन सेट कर करके एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है और बहुत सारी चीजें सीख करके उनका इम्प्लीमेंटेशन आगे प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। तो आप सभी जिस जिज्ञासा से यहाँ पर पधारे, निश्चित रूप से उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। तकनीकी सत्र के अंत में जो क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे वो भी आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे। तो मैं पुनः हृदय पर मंच पर शोभायमान आज के सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और सामने बहुत सारे उद्यमी, विद्यार्थी और जो उद्योग को चला भी रहे हैं या जो उद्योग चलाने नए सिरे से सकते हैं, उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं युवा उद्यमिता यात्रा के उद्देश्य एवं सफर से हमें परिचित कराने हेतु प्रोफेसर RS चोयल सर, अखिल भारतीय IT हेड को आमंत्रित करना चाहती हूँ। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। युवा उद्यमिता यात्रा जोधपुर के इस स्वागत समारोह के मंच पर विराजित DD मेमोरियल के अध्यक्ष श्री कच्छावा साहब, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पुरोहित साहब और विशिष्ट अतिथि सुशील जी शर्मा साहब जिन्होंने अभी सम्मान भाषण दिया, अर्जुन सिंह जी साकला साहब, कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स, उद्यमिता यात्रा की सारी टीम और सबसे महत्वपूर्ण आप सभी प्रतिभागी गण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा क्योंकि मुझे अभी आदेश हुआ है कि मैं आपके सामने युवा उद्यमिता यात्रा का जो आज यहाँ सेमिनार हो रहा है
उसकी पूरे इंट्रोडक्शन को आपके समक्ष रखूं। युवा उद्यमिता यात्रा ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और ये पायलट प्रोजेक्ट केवल उद्यमिता के जन जागरण का प्रोजेक्ट नहीं है। हम इस यात्रा के थ्रू पूरे राजस्थान में 10 जिलों में जाएंगे और उन जिलों से हर जिले से तकरीबन 30 से 40 युवाओं को लेवल 2 के लिए सेलेक्ट करेंगे और लेवल 2 के बाद उनकी 15 दिन की मेंटरिंग होगी और उसके बाद फिर को उद्यमियों की तरह लॉन्च किया जाएगा उनके व्यापार। और जो ऑलरेडी उद्यमी हैं वो अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। तो युवा यात्रा का प्रमुख लक्ष्य ये है, जैसा कि अभी साकला साहब ने कहा कि उद्यमिता हमारे रक्त में है। जो पुरातन भारत रहा है वो कभी बेरोजगार नहीं रहा, वो पुनः उस उद्यमिता को हम अपनाएं और स्वयं की, समाज की और राष्ट्र की उन्नति का जो है हम उसमें अपनी आहुति दें। लेवल 2 की भी बात करेंगे। लेवल 2 में क्या क्या चीजें होंगी, 15 दिन की ट्रेनिंग में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे और फिर लेवल 3 की बात भी करेंगे। हम आज यहाँ पर जो एग्रो फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज कैसे शुरू हो सकती है, जिसके अंदर जो है अनाज, मसाला है, डेयरी है, बेकरी है, ऑयल है, रिटेल है, इस तरह के जो खेती से संबंधित व्यवसाय हैं उनको कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यह वह 5 स्तरीय प्रक्रिया है जिसकी मैंने L1 और L2 की बात करी। L3 का मतलब है गहन प्रशिक्षण कि उद्योग लगाने के लिए और उद्योग चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सब प्रक्रियाओं को हम लोग सीखेंगे। और L4 का मतलब है आपके लोन की कार्यवाही करना, आपके रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करना, किस तरीके के रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होंगे, GST से संबंधित है या फसाई है या शॉप एक्ट है, वो सारे लाइसेंसेस की प्रक्रिया L4 में पूरी की जाएगी। और L5 का मतलब है कि आपके उद्योग की शुरुआत। तो इन 5 चरणों से हम लोग जो है इसमें चलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि हर जिले में 300 से 400 प्रतिभागी इसमें पार्ट करते हैं। आज भी हमारे पास 250 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और उनमें से हम लोग जो है प्रत्येक जिले में से 30 से 40 युवा लेंगे और उनको तैयार करके हम लोग आगे चलेंगे। एक 3 दिवसीय बूट कैंप भी लगेगा जो रेजिडेंशियल होगा। उसमें जो 100 प्रतिभागी अंत में आके चयनित होंगे उन लोगों का बूट कैंप होगा और रेजिडेंशियल होगा। ये या तो अजमेर में होगा या जयपुर में होगा। वहां पर जो है सारे प्रोफेशनल बैंक के अधिकारी सारे लोग आकर के जो है प्रैक्टिकली आपके लोन्स की एप्लीकेशंस को वो करेंगे। और उस सब कार्यवाही के लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका नाम है mysba.pro.in और यहाँ पर आकर के आप आगे की जानकारी भी ले सकते हैं। ये एक संक्षिप्त परिचय है। मैं तकनीकी सत्र में आपसे पुनः जुड़ूंगा और वहाँ पर हम लोग उद्यमिता की बात करेंगे। एक बार पुनः मैं मंच का, जीडी मेमोरियल कॉलेज का और आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आज इस उद्यमिता यात्रा का आपने ये आयोजन करने की हमें न केवल अनुमति दी बल्कि इतना अधिक सहयोग दिया। मेरी टीम कह रही थी कि सर हमें इतना अच्छे से सारा सहयोग मिल रहा है। इसी आशा के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे माननीय श्री SN कच्छावा जी, चेयरमैन लक्की शिक्षण संस्था से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय संबोधन प्रदान करें। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो जीडी मेमोरियल कॉलेज के इस प्रांगण में आप सबका स्वागत है और बहुत ही बधाई जोयल साहब को देना चाहता हूँ मैं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आज आपने हमारे कैंपस में रखा। अभी मेरे ऑफिस में, अभी कार्यालय में आपसे मेरा परिचय हुआ और आपने जो बातें बताई रियली आजकल के समय में ये बहुत ही जरूरी है। और हम लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, जैसा कि आप लोग काफी जानते ही होंगे कि ये शिक्षण संस्थान 1969 से जोधपुर में कार्यरत और मात्र 150 विद्यार्थियों से ये प्रारंभ हुआ था और आज इसमें करीबन 9000 विद्यार्थी हैं इसके अंदर। डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, बीएड, एसटीसी और सभी प्रकार के कोर्स इसमें संचालित हैं और सारे कोर्स सरकार से, भारत सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। और हमारे स्टाफ की जो टीम है जिसमें अर्जुन सिंह जी, मिश्रा जी,
और ये सब लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कार्य। उसके साथ ही मुझे अब पता लगा कि इस तरह का कार्यक्रम जो है जिसमें युवा उद्यमिता का है, और इसमें अभी मेरे को सुशील जी ने बताया कि अपन एक ऐसा एंटरप्रेन्योर एक सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को एजुकेशन के बाद में जॉब की ट्रेनिंग दी जाए और आपका वर्क प्ले आप आगे आपको बिजनेस कैसे चालू करना है, क्या करना है, किस तरह शुरुआत करनी है, लोन कैसे मिलेगा, इन सब बातों को लेके और एक सेंटर एस्टेब्लिश करना। क्योंकि अभी जैसा कि आपको मालूम है हम पुराने काल में जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा भारत का इतिहास, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे यहाँ संचालित हुआ करते थे। और जैसा कि अर्जुन सिंह जी ने बताया कि इसमें कई इस तरह की कलाएं और वहाँ का विद्यार्थी निकल के पूरे विश्व में वो कहीं सबसे बढ़िया विद्या होता था और किसी भी फील्ड में वो पीछे नहीं, और हर फील्ड का नॉलेज उसको मिलता और हर फील्ड में वो निपुण, तो वो कहीं भी जाता तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आजकल की शिक्षा में ऐसा पिछले काफी वर्षों से देख रहा हूं मैं, क्योंकि 69 से हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब इसमें धीरे धीरे कुछ ऐसा आ रहा है क्योंकि बीच के टाइम में हम लोग टोटल सरकारी नौकरियों पे डिपेंड थे, बस शिक्षा ली, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कहीं न कहीं या तो टीचर बन जाओ या कुछ और बन जाओ या सरकार में जॉब ले हो। लेकिन आजकल वो नहीं है, केवल 2% 3% जॉब भी आजकल मिल पाते हैं और जॉब की जरूरत का अगर आपने वो पावर पैदा हो गई आपने बिजनेस की तो जॉब की जरूरत नहीं। तो हमें आगे बढ़ना है और अपने अंदर एक बिजनेस को लेके, उद्यम को लेके, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है और जॉब सरकारी नौकरियों पर कम डिपेंड है। मैं ज़्यादा इस फील्ड का मेरी जानकारी नहीं है और आज सुशील जी और आपसे जैल साहब से जो परिचय हुआ है तो उम्मीद है कि काफ़ी जानकारी आगे मिलेगी और हम इस फील्ड में और आगे बढ़ेंगे। आज के कार्यक्रम में आप लोग पधारे उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर. Now I would like to invite Honorable Shri Sushil Sharma sir, Chairman of Marward Catalyst Group and Startup Head, to address the gathering. Thank you sir. तो जहाँ पर कि युवा जुड़ता है वहाँ का एक वाइब्रेंट, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की जोश एक अलग होना चाहिए. गुड आफ्टरनून एवरीवन. थैंक यू. कौन कौन लोग यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो उद्यम है, बिजनेस करने का जो सबसे बड़ा नियम है वो इसलिए करता है, आदमी को जोश होता है, कुछ नया करने की इच्छा होती है और कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है. तो मैं आज मेरा सबसे पहला है कि सबसे बड़ा काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले ड्रीमर होना चाहिए, सपने सोचने चाहिए. तो यहाँ लगभग मेरे ख्याल से सब लोग सपने देखते हैं. दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस सपने को आपको डॉक्यूमेंट में उतारना पड़ता है, उसकी एक प्रोसेस बनानी पड़ती है, जो हम यहाँ प्रोसेस सीखेंगे. उसके बाद कुछ नोट्स और बनाने पड़ते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. ये हमारा तीसरा प्रोसेस हो. देखिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत इनोवेटिव बाय नेचर हो, या जरूरी नहीं है कि हम सब बिजनेस करें. मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है महेश इंटेलिजेंट हो, उसने बिजनेस किया, हम इसमें को फाउंडर भी मिलते हैं. को फाउंडर मतलब पार्टनर्स, क्या बोलते हैं, पार्टनर. तो ये जो इनिशिएटिव जो SBF हमने किया गया है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सब बिजनेस करें, कुछ दो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, कुछ हम एक्सपोजर लेके, कुछ हम गवर्नमेंट वर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ न्यू एज बिजनेसेस को सीखने की कोशिश करेंगे. तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, मेरा नाम है सुशील शर्मा, मैं फाउंडर CEO हूँ मारवाड़ी कैटलिस्ट का, जोधपुर ही रहता हूँ और मैं पोलो ग्राउंड के पास है, वहां से मैंने पढ़ाई की और मैं 10th में फेल हुआ, जिसको हम बैक बोलते हैं. 12th में बैक आई और सोमानी कॉलेज सबसे मालूम होगा, सोमानी कॉलेज में 3rd पीरियड से ग्रेजुएशन की मैंने. तो मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोग इंटेलिजेंट है, कितने लोग सुपर इंटेलिजेंट है, बट उसके बावजूद मैंने जो बिजनेस किया या जो काम किया वो बहुत मन लगा के किया. अगर आप यहाँ आज आए हैं या इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं तो इतनी अच्छी तरीके से जुड़िए कि उसको बहुत अच्छा करें. मैं
45 इयर्स का हूँ। 2003 में जब ग्रेजुएशन की तो सब लोग ग्रुप में जो कुछ नहीं करते थे वो क्या करते थे, साइबर कैफे शुरू करते थे। क्या करते थे, कुछ नहीं करना आते, कंप्यूटर चलाओ, इंटरनेट चलाओ। पर वहाँ साइबर कैफे में बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, फॉरेनर्स आए, उनसे बात हुई और पता चला कि 360 रुपए घंटे, कितने 360 रुपए घंटे से शुरू किया और 1 साल में वो 30 रुपए घंटे पे आ गया। इसका मतलब बिजनेस बंद हो रहा था। बट उन फॉरेनर्स से, वो इंटेलिजेंट लोगों से, जो दिल्ली बॉम्बे से लोग भी इंटरनेट यूज करने आते, उनसे पूछा कि यार अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि इसको ऐसे बिजनेस को बेच दो जिसका होटल हो, जिसकी कैंप सफारी हो, जिसकी कोई और इनिशिएटिव हो, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा नहीं है पर इस बिजनेस के थ्रू पैसा है। तो मेरा स्टेटमेंट वहां से अपने सीखा, आपने साइबर कैफे बनाया, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी बनाई, इथियोपिया अफ्रीका में एक एग्रीकल्चर फार्म हाउस क्रिएट किया, यहाँ आईटी पार्क बनाया और आज मैंने 90 कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मैंने 35 कंट्रीज विजिट किए हैं। मैं लगभग 20-25 कंट्रीज में इंटरनेशनल स्पीकर बन के जाता हूँ। बट उस सब के पीछे एक ही चीज है, जहां आप हो, जिस प्रेजेंस आप दे रहे हो उसको फुल मन लगा के प्रेजेंस को बात करें। दूसरी बात, इंटेलिजेंट लोगों से सीखें और जो सीखे उसको करें। आज की तारीख में गेहूं बाजरे का खाना से बन रहे हैं, नवीला स्टैम्प से पैसे बन रहे हैं, सिखाने से मिल रहे हैं, योगा से मिल रहे हैं। तो नए बिजनेसेस को सीखने की जिज्ञासा रखेंगे, एग्रेसिव काम करेंगे, जो काम करेंगे वो फुल फ्लेजेडली करेंगे, अपने अच्छे पार्टनर्स को लाने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट की बेनिफिट्स की एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। लेकिन डिपेंडेंसी रखेंगे, देयर आर प्राइवेट प्लेयर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट। अगर मैंने अपने कंपनीज में पैसा डाला है तो मैं ऐसे लोगों को जानता तो 9000 कंपनीज में पैसा डाल चुके। तो अपन कोई डिपेंडेंसी अगर कर्म करेंगे तो किसी के पीछे हम सक्सेसफुल होंगे। पहला आइडिया देगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा। ठीक है, थैंक यू सर, सबसे मुलाकात रहेगी, साथ मिल के काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि तालियों के साथ माननीय श्री एम.आर. पुरोहित जी, निर्देशक सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के जोधपुर राजस्थान से अपने मूल्य वचन रखने को हेतु आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आदरणीय एस.एन. कछावा साहब, कोल साहब, सुशील जी, मिश्रा जी, अर्जुन जी, युवा उद्यमिता टीम के सभी सदस्यगण, इस संस्थान के शिक्षक शिक्षिकाएं और युवा उद्यमिता यात्रा में बता रहे मेरे तो मित्रों, आज बहुत ही वैल्यूएबल सब्जेक्ट के ऊपर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। युवा उद्यमिता एक विषय नहीं, एक सोच है, जहाँ हमें अपनी ही जीवन में विभिन्न आयामों को देखते हुए कि कहाँ पर हम लोग किस किस सेगमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, इनको देखने की जरूरत है। मैं सोच क्यों कह रहा हूँ कि एक जमाना था जब हम लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, आज उसी भारत में वो गुरु की बातें करते हैं। कितना ड्रास्टिक परिवर्तन है। जैसे कि अर्जुन जी ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें नौकरी करने के लिए नौकरी करके जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट था उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज हम लोगों की ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम लोग वापस हमारे हिंदुस्तान को उसी आयाम पे पहुंचा दें जहाँ के लोग केवल हमें ही देखते रहे। पूरे यूनिवर्स में इकोनॉमी ट्रस्ट हुई हुई है। हमारी हिंदू संस्कृति इतनी अच्छी है कि हमें हिंदुस्तान में ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। उद्यमिता में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जो हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। अक्सर अंदर से एक्चुअली इंडस्ट्री या बिजनेस का इसकी बात करता है, एक्चुअली सोचते हैं कि एक शॉप लगा लेंगे एक्चुअली, या हम लोग कोई आईटी कंपनी खोलेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे या वैसा कुछ कर लेंगे। आज खूब सारे सोच लीजिए सोशल ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी रिक्वायरमेंट को डालें, आधे घंटे में सामान घर पे आ जाए, हमें दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी खराब है या एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्वालिटी भी अच्छी। तो ये अलग अलग आयाम है जहाँ हम लोग इन चीज़ों को अपने लिए सोच सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ हैं जहाँ हम लोग एक्चुअली सोच सकते हैं कि बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट हमने रहती है। सोचता रहता रहते एक्चुअली एफएम में बहुत सारी डिमांड एक्चुअली इस तरह की रहती है। तो हम लोग उन साइकिल को सोच के वन साइडेड की सोचा मल्टीपल कर सकते हैं। कोई शक नहीं कि इसमें अपने को इनिशियली बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और युवा उद्यमिता या उद्यमिता का मतलब ही ये है एक्चुअली कि समस्या आने तो उसका समाधान हमें समाधान निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएगी। पेशेंस रखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल पेशेंस के रूप में हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम
उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और जब भी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग अपने अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और हिंदुस्तान को वापस उसी जंक्शन के ऊपर ले जाना, ये हम सब लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी। मैं आज मेरी वाणी को इतना ही विराम देता हूँ क्योंकि अगले टेक्निकल सेशन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब में हम इस उद्घाटन सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हमारे सम्माननीय डायरेक्टर डॉक्टर जे मिश्रा सर से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया आगे आएं और अपने कुछ प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अतिथि माननीय श्री कछावा सर, चेयरमैन लक्ष्मी संस्थान, मुख्य अतिथि पुरोहित सर, आदरणीय शर्मा सर, आज के सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय चोयल सर ही का तहे दिल से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सभी जो भी युवा एस्पिरेंट्स हैं तुम सब भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं अभी द्वितीय सत्र में चोयल सर जो भी बातें कहेंगे उनको आप अक्षरशः अपने जीवन में उतारकर अपनी आगे की यात्रा, व्यवसाय की यात्रा प्रारंभ करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों का जीवन सुखमय बनाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद एवं आप धन्यवाद। Manufacturing, digital transformation, innovation, sustainable business practices and organizational development. With this, as a professor of practice and doctorate in business administration, he actively mentors student researchers, startup and aspiring entrepreneurs, inspiring mentoring thousands of students, professional and business leaders across India and abroad. With this, I would like to request Dr. R.S. Choyal sir to come forward and address the gathering with his wisdom and knowledge. आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, व्यवसाय, स्वरोजगार, उद्योग, जो भी आप चुनना चाहते हैं या लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भाषणबाजी नहीं है, हम आपस में बात कर रहे हैं। मेरे मन में जो आएगा मैं आपको कुछ बोलूंगा, आपके मन में कोई प्रश्न आता है आप मुझसे सीधे बात करेंगे। हम आपस में बात करते हुए इस सेशन को करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं, आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं, क्योंकि अब यहाँ पर हम कोई भाषणबाजी के लिए नहीं है, कोई किस्से कविताएं और इस तरह की नारे और वो करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम घर में बैठ के बात करते हैं ऐसे हम बात करेंगे। आपका कोई आइडिया है, मैं आपसे पूछता हूँ कोई आइडिया है, आप बताना चाहते हैं, आप हाथ खड़ा करिए, अपना आइडिया बताइए और फिर हम उस आइडिया पर भी बात करेंगे। अब हम लोग जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है प्रेरणा से परिणाम, यानी कि आज हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिले या ऑलरेडी आप कर रहे हैं उससे आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके दिमाग में कोई आइडिया है उस आइडिया को आप कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मेरा परिचय दिया गया वो बहुत थियोरेटिकल परिचय है। मेरा सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं एक उद्योगपति हूँ और पिछले 35 सालों से अपने पिता के दिए गए उद्योग को चला रहा हूँ। सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। अभी मैं उसके बारे में आपसे कुछ बातें बाद में और करूंगा। जब मैंने अपने पिता की इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे इस इंडस्ट्री में क्या नया करना है। आप सभी लोग जोधपुर से हैं, आपको अच्छे से ध्यान होगा यहाँ पर चक्की के पत्थर बनाने का व्यवसाय बहुत अधिक चलता है। ध्यान है आप में से कितने लोगों को ध्यान है? मेरे हिसाब से पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर चक्की के पत्थर कहीं बनते हैं तो वो जोधपुर में बनते हैं। और मुझे बताते हुए गर्व है कि इस चक्की के पत्थर का भारत में पुनः आविष्कार मेरे ताऊजी ने किया। नावा से थे वो और उन्होंने पहली बार इंडियन एवरी स्टोन बनाया और उसके बाद से लगभग 65 सालों से हम इसी इंडस्ट्री में हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी शुरू होती है, उन्होंने एमरी स्टोन बनाया और मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज बनाई, यानी कि मेरे पास 6 टेक्नोलॉजीज के पेटेंट्स हैं और इन टेक्नोलॉजीज को हम 22 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो यात्रा है टेक्नोलॉजीज की बनाने की और 22 देशों में एक्सपोर्ट करने की, इसमें सीखना सबसे बड़ा एलिमेंट है।
मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग के 6 टेक्नोलॉजिकल पेटेंट मेरे पास है। यानी कि हम में से कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी फॉर्मल एजुकेशन की गारंटी की जरूरत नहीं है। आप कॉमर्स में हैं, आप साइंस का काम कर सकते हैं, आप साइंस में हैं, आप आर्ट्स का काम कर सकते हैं। यानी कि हम वो सब काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो बात शुरू करते हैं यहाँ से कि आज हम इस जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में हम क्या क्या बात करेंगे, क्योंकि मैं अगर अभी शुरू करूं आपको पता नहीं होगा कि बाद में क्या बात आएगी। इसलिए कभी भी बातचीत करें तो उसका एजेंडा सामने रख देना चाहिए। तो आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है कि पहले हम आइडिया से एंटरप्राइज की बात करेंगे, उसके बाद सरकारी योजनाओं की बात करेंगे, उसके बाद जेन ज़ी व नया माइंडसेट। अभी हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर 40 साल से ऊपर के हैं और कुछ लोग 40 से 30 साल के हैं। और जेन ज़ी कितने हैं? हाथ खड़े कर सकते हैं। जेन ज़ी यानी कि जो 28 साल से नीचे के हैं। हंसराज जी भी हमारे जेन ज़ी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें इनकी बात भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये देश का भविष्य है। और जैसे मैं हूं तो मेरी दोनों बेटी में से एक बेटी तो बड़ी है, एक छोटी वाली बेटी जो है वो जेन ज़ी है। यानी कि हमारे घर में या तो छोटा भाई, छोटी बहन या बेटा या बेटी जेन ज़ी के रूप में उपलब्ध है। तो आने वाले भारत को जेन ज़ी के साथ में व्यवसाय किस तरीके से करना है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि आज अगर जेन ज़ी को आप डायरेक्ट कमांड दो तो वो लेते नहीं है। तो व्यवसाय में अगर आपके पास ऑफिस में जेन ज़ी है तो उनसे काम कैसे कराएंगे? आज आप में से बहुत सारे लोगों के अगर कोई जेन ज़ी ऑफिस में काम करता है, आप उसको सुबह डांट दो, वो दिन में ही चला जाएगा, शाम का इंतजार नहीं करेगा वो। तो ये सारी चीजों को हम कैसे हैंडल करेंगे उसमें भी हम बात करेंगे। और बिजनेस की ग्रोथ, जिसके पास बिजनेस है उसको ग्रोथ कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जब हम पूरे भारत में घूमते हैं और हम मेंटर्स की बात करें, सिखाने वालों की बात करें, तो हम ऐसे हजारों लोगों से मिलते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि राधे जी आपके अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा सीखने का गुण। मैं किसी से भी सीख सकता हूँ, मैं 10th क्लास के बच्चे से भी सीख सकता हूँ, और मुझे सीखने के लिए सामने वाले की क्षमताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी जो मुझसे ज्यादा जानता है मैं उससे सीख सकता हूँ, यही मेरा गुण है। और अगर ये गुण किसी व्यवसाय में होता है तो उस व्यवसाय को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। तो चलिए बात करते हैं, आज हम जिस सेशन की बात कर रहे हैं कि हर बड़ा व्यवसाय एक छोटे से विचार से शुरू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस विचार पर किसने काम किया। आप देखेंगे कि हमारे पास समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप एक आइडिया की बात करो, वो आपको जवाब में 4 आइडिया देते हैं। आप बोलेंगे मैं ये काम करने की सोच रहा हूँ, तो वो बोलेंगे अरे ये छोड़, ये कर, ये कर, ये कर, और आपको 4 आइडियाज दे देंगे। थोड़ा सा ऊपर आके देखो कि उन भाई साहब ने उन 4 आइडिया में से खुद ने कितने पे काम किया है, एक पर भी नहीं। तो समाज में ऐसे राय साहब हमारे पास भरपूर हैं। तो ये कौन सी बात हो गई कि ये वो विचार हो गए जिन पर काम नहीं किया गया। ऐसे विचार हवा में हजारों लाखों की तादाद में तैर रहे हैं। लेकिन व्यवसाय कौन सा बना? व्यवसाय वो बना जिस आइडिया पर काम किया गया। अब जैसे सुशील जी ने हाथ खड़ा कराया था कि पैसा कौन कमाना चाहता है, तो तकरीबन सभी ने हाथ खड़ा किया। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सभी लोगों की बेसिक जरूरत है, और ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आती है क्योंकि आप कंडीशनड हैं, क्योंकि आपको ये कहा गया है कि ये आदमी की बेसिक जरूरत है। और फिर धीरे धीरे समाज में स्कूल जाते वक्त बड़ा मकान, बड़ी कार, बड़ा व्यवसाय, ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ा नाम, ये सब चीजें आपके दिमाग में आती चली गई और आपकी ये 3 जरूरतें बदल गई, दौलत, शोहरत और ताकत में। अभी ये दोनों को चेज करना ही मानव जीवन का जो है एकमात्र उद्देश्य ऐसा माना जाता है। हालांकि मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी नहीं है, लेकिन अगर हम व्यवसाय की बात करें तो हम व्यवसाय करते किस लिए हैं? अगर आप मैनेजमेंट की किताब में जाएंगे तो बिजनेस का पहला एलिमेंट है प्रॉफिट। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है वो बिजनेस नहीं, चैरिटी है। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, यानी कि ज्यादा पैसा हम जिस बिजनेस से कमा पाए और हम अपने अनुरूप शोहरत यानी कि पब्लिसिटी यानी कि फेमस होना यानी कि विख्यात होना, प्रख्यात होना, ये हम कमाना चाहते हैं। और जब हाथ में पैसा हो, हाथ में आपके पास प्रसिद्धि हो, तो ताकत
अपने आप चली आती है। और यही मानव जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है कि हमें ये चीज प्राप्त करनी है। जो मैंने सीखा है इतने सालों में, ये उसका यूं समझ लीजिए कि निचोड़ है उन 34 सालों का, कि सही प्रक्रिया जब होगी तभी परिणाम आएगा। ताना जोधपुर है और जयपुर की बस में बैठे हुए हैं तो जोधपुर तो नहीं आएगा, ये तो फॉर श्योर है। हो सकता है दूध ऊपर आपको कोई बोले कि भाई साहब गलत बस में बैठ गए, अभी भी समय उतर जाओ और जोधपुर की बस पकड़ लो, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ही परम ज्ञानी हूँ, मेरे को कौन ज्ञान देने वाला है। तो फिर जयपुर जाके ही पता लगेगा कि भाई जोधपुर उल्टी दिशा में रह गया है। तो कहने का मतलब ये, अब देखो आप मैं 2 दिन से यहाँ जोधपुर में हूँ, मेरी टोन में जोधपुरी वाला वो आने लग गया है। ये जोधपुर की आबो हवा है। ये मैं वैसे नागौर का हूँ लेकिन टोन जोधपुरी होती जा रही है। 2 दिन से पानी पी रहा हूँ जोधपुर का, जोधपुर के दोस्तों के साथ रहा हूँ। तो सही प्रक्रिया का ही परिणाम सही निकलेगा। और सही प्रक्रिया कैसे पता लगेगी, उसके 2 तरीके हैं। एक है खुद अनुभव करो और अपनी उम्र चुकाओ, और दूसरा तरीका है जिन्होंने वो अनुभव लिया है उनसे परामर्श करके उतना समय बचा लो। यानी कि अगर सही प्रक्रिया को अपनाने वाले लोग आपके पास हैं तो आपको अपने बाल सफेद करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे सीखो कि उन्होंने क्या गलतियां की थी और वो गलतियां आप मत करो, तो आपका समय बचेगा और सही प्रक्रिया के रास्ते आप अपने बिजनेस में जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो सही प्रक्रिया को अपनाना किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी काम है। या फिर एक और तरीका है, अभी अचानक से दिमाग में आया, आउट ऑफ कोर्स था लेकिन दिमाग में आ गया तो बता ही देता हूँ। एक है फिर जिद कि कितना ही समय लग जाए, भले ही जयपुर पहुंच जाए, भले जयपुर से 12 पहुंच जाए, भले कोटा से, लेकिन जोधपुर तो जाके रहूंगा। जो काम 4 घंटे में हो सकता था उसको 1 वीक में करूंगा, लेकिन जोधपुर तो जाके रहूंगा। तो जो 1 वीक के बाद जोधपुर पहुंचेगा ना, उसको जयपुर, उदयपुर, कोटा का अनुभव भी होगा। समझ रहे हैं? वो जो गलतियां आपने करी है वो गलतियां नहीं है, वो अनुभव है। लेकिन उस अनुभव के लिए आप जयपुर में जाके हक्के बक्के हो जाएं और लगे अब कौन जोधपुर जाएगा, अब जयपुर ही बच जाओ, तो कहानी खत्म हो जाती है उन लोगों की जिनके अंदर साहस नहीं होता, जिनके अंदर जिद नहीं होती। यानी कि अगर आप जिद्दी हैं तो आपको जोधपुर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आपके सपने के बिजनेस तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि वो जिद उस बात का परिणाम है कि जो बात मैं अपने बारे में सोचता हूँ, जो बात मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं उसी का ही परिणाम हूँ। जैसे लोग मजाक में बोलते हैं, अरे क्या तूने मेरे को बेवकूफ समझ रखा है, तो सामने वाला मना तो करता है लेकिन अंदर अंदर तो हाँ करता है, बताओ नहीं करता क्या? बोले वही तो समझ रखा है। तो अपने बारे में, अपने आइडिया के बारे में, अपनी सोच के बारे में जो आप सोचते हैं वही आप एक दिन बन जाते हैं। मैं आपको अभी प्रत्यक्ष में प्रमाण दूंगा कि ये कैसे होता है। मैं अपने बिजनेस के कुछ प्रैक्टिकल R&Ds आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा उद्देश्य अपना बिजनेस का प्रमोशन नहीं है, कहीं भी नहीं आएगा वो, लेकिन उस घटना के परिणाम से आप ये समझ जाएंगे कि अगर इस तरह की जिद, इस तरह का सोच, इस तरह की चीजें जो मैंने दुनिया से सीखी है, जो मैंने 1500 से ज्यादा किताब पढ़ के सीखी है, वो मैं आपको यहाँ पे मात्र 2 घंटे में बता रहा हूँ। और ये कोई स्कूल का मतलब प्रैक्टिकल वाला जो क्लास है ना कि जिसके अंदर एक हैंडबुक दी और वो करा दिया, वो वाला प्रैक्टिकल नहीं है और वो वाला फॉर्मल लेक्चर भी नहीं है। आप मेरे उसी पर्टिकुलर चीज के आप 1000 सवाल पूछिए मुझसे। कितने? 1000। मैं 1001 के जवाब दूंगा। उसका कारण है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट की हुई चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसी का परिणाम है जैसा हमने सोचा था। अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे जहां पर हम इस तरह की बातें करेंगे और आप लोगों से भी उसके बारे में पूछेंगे। तो अब हम एक्चुअल जो हमारी यात्रा है उसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये तो आप समझ लो कि वो कंधे पे हाथ रख के किसी को भाई बेरा करते ना, अब तक तो वो हो रहा था। अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को कौन चुने। हम में से जो बातें हमने पहले देखी थी, रोटी कपड़ा और मकान, दौलत शोहरत और ताकत, ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत आसानी से आ जाती हैं। अगर हम ताकत की बात करें तो एक IAS बन जाइए, एक IPS बन जाइए, एक गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर बन जाइए, आपके पास ताकत भरपूर आएगी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं आएगा। अब आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ जिसको वो पब्लिक के सामने दिखा सके। उस पैसे की वो डिजायर में घूमेंगे, मर्सिडीज में नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि वो दिखा नहीं सकते उस पैसे को। और मैं भले ही एक छोटी सी स्वीट शॉप चलाता हूँ, अपना इनकम टैक्स देता हूँ,
तो मेरे को मर्सिडीज खरीदने से कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। मुझे जीवन का आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं साल में 5 बार विदेश जाऊं मेरे परिवार से, बस मैं टैक्स चुकाना चाहिए, इसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस आईएएस को परमिशन लेनी पड़ती है पहले, देश छोड़ने से पहले। तो कहने का मतलब है कि कहीं ताकत ज्यादा है, कहीं पैसा ज्यादा है, अभिनेता बन जाइए, शोहरत ज्यादा है, पब्लिक लाइफ खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें किसी एक जगह पे मिलती है तो वो है व्यवसाय। अगर आप व्यवसाय करते हैं, उद्योग चलाते हैं, तो ये सारी बातें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको वो सारी चीजें मिलती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फ्रीडम, आजादी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मैं कहीं भी चेंज कर सकता हूँ। आज मेरा मन जोधपुर काम करने का, मैं जयपुर में दुकान खोल लूँ तो मुझे कौन मना करने वाला है? कोई मना नहीं कर सकता। फाइनेंशियल पोटेंशियल, जितना पैसा मुझे कमाना है, जितना मेरी क्षमता है, जितना मेरी इच्छा है, उतना पैसा मैं कमा सकता हूँ, ये मुझे वहाँ मिलता है। फिर पैसा कमाने के बाद मैं कोई धर्मशाला खोलूँ, कोई स्कूल खोलूँ, कोई मंदिर बनवाऊँ, कोई भलाई का काम करूँ, तो मुझे आत्मसंतुष्टि भी होने वाली। क्यों? क्योंकि अब मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने पैसा कमाया तो मैं दूसरे को देने के लायक हूँ, इसलिए मैं दूंगा, और दूंगा तो मुझे आत्मसंतुष्टि भी होगी। प्लस मुझे आत्मसंतुष्टि किस बात की होगी? कि मैंने जीवन में जो सोचा वो मैंने कर लिया। अब बात आती है कि व्यापार छोटा है या बड़ा है। दिमाग में अगर कभी कोई आइडिया आता है तो सबसे पहले तो इस हीनता के विचार को त्याग देना चाहिए कि कोई भी काम छोटा होता है। कोई काम छोटा नहीं होता। मुझे अच्छे से ध्यान है और मैंने इसको पढ़ा भी, और मेरे फादर ने भी मुझे ये बात कही है कि अगर आप घोड़े की मालिश करने वाले भी हो ना, घोड़े की मालिश करने वाले, तो ऐसे बनना कि शहर में आप जैसा कोई दूसरा मालिश करने वाला नहीं हो। अगर घोड़े की मालिश की बात चले तो नाम आपका ही आना चाहिए। अब व्यवसाय छोटा है, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा हो जाता है जिसका स्पेशलाइजेशन होता है, तो फिर उसकी कीमत वो तय करता है, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन हो गया है। अगर किसी को रेस में घोड़ा जिताना है, जिस घोड़े पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, तो वो लाख रुपए उसकी मालिश पे खर्च करेगा। वो लाख रुपए की मालिश वाला आदमी अफोर्ड करेगा, लेकिन लाख रुपए की मालिश करने वाला आदमी बनना भी तो हमारे को आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो आप कर रहे हैं उसके मास्टर बन जाओ आप, दुनिया आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो धंधे को बड़ा करने के लिए धंधे में घुस जाएंगे जब, और घुसने में मेहनत लगाएंगे। बहुत छोटी छोटी सी कहानियां बचपन में पढ़ी कि एक दो विद्यार्थियों को 5-5 पेड़ काटने को दिए गए और कुल्हाड़ी दी गई, और दोनों को मोटी कुल्हाड़ी दी, धार नहीं थी, और टाइम दे दिया। एक ने धमाधम काटना चालू किया और एक ने आधा समय उसको धार लगाने में टाइम खर्च किया, और आधे समय में उससे पहले पेड़ काट लिया। क्यों? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी में धार अच्छी थी, धार अच्छी करने में उसने समय लगाया था। तो बिजनेस में आप अपनी धार अच्छी कर लो, कॉम्पिटिटर पीछे खड़े होंगे 1 किलोमीटर पीछे। हमारी दृष्टि स्पष्ट है, हमारा लक्ष्य अटल है। 3 बंदर दिख रहे हैं, 1 हाथी दिख रहा है, 1 कार दिख रही है। मुझे अक्सर ये मेरे सेमिनार्स में मैं पिक्चर दिखाता रहता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को मेरी बात कहने में बहुत आसानी हो जाती है। इन 3 बंदर के क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? अशोक, तो अशोक जी के लिए ताली बजाइए एक बार को, कि ये बंदर कह रहे हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। ये बात हमने हमारी स्कूल लेवल में सुनी थी। ये किनके बंदर है? ये मोदी जी के क्यों नहीं है? हैं? ये शुरू वहां से हुए थे, तो गांधी जी के पहले कोई और नहीं हुआ था क्या? हुए थे। लेकिन मैकाले की जो हमारी पढ़ाई की पद्धति है, जो अंग्रेजों ने शुरू करी थी, उसका उद्देश्य था ये बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये मैकाले की उस विद्या ने दिया हमको। अगर ये बंदर, ये जो बोल नहीं सकता है ना, ये देख सकता है, सुन सकता है। वो जो दूसरा है जो सुन नहीं सकता, वो बोल सकता है, देख सकता है, और वो जो तीसरा है वो बोल सकता है, सुन सकता है। अब ये तीनों मिल जाए तो इनके पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें सिखाया गया बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, फलाना, और आगे क्या लगाते हो फलाने के आगे? ढीकड़ा। थोड़ा सा अपने रीजनल में भी चले तो ठीक ही है। तो ये जो फलाना ढीकड़ा है, ये मेंटल कंडीशनिंग है। यही वो हमारी ताकत छीनने की विद्या है, जिसने हमको कहा कि बुरा मत देखो। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग हो गई। आज आप यहाँ से जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ शाम को चाय की टपरी पे बोले, यार आज तो मैं है ना एक ऐसा सेमिनार अटेंड करके आया हूँ और मैं अब है ना 100 करोड़ का काम करने वाला हूँ। आपको हंसी आ रही है,
क्योंकि आपके दोस्तों की बात आपको पता है कि वो क्या बोलने वाले हैं। बताओ हुक्म, क्या बोलने वाले हैं वो? आइडिया डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ये 3 बंदर हैं। ये जो अवचेतिस मन का जो रीप्रोग्रामिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। कारण जब आप आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको नेट पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, और स्कीम ढूंढनी है आपको, स्कीम भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपको पर्सनल लेवल पर ऐसे प्रोग्राम के थ्रू मिलता है, जहां पर कोई आपको अपनी तरह से उस बात को बता रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आइडिया यानी कि आपके बिजनेस की समस्या क्या है, या समस्या में आपका बिजनेस कहाँ है। समाज में कोई जैसे आप फिटनेस चलाती हैं, आज फिटनेस की बड़ी समस्या है, तो वहां पर उस समस्या का समाधान क्या है? उसका समाधान है योगा है, और भी कई तरह की विद्याएं हैं, पंचकर्म है। तो वहां पर एक समस्या में से हमने बिजनेस निकाला। बात आती है कि अच्छा आइडिया कहाँ से आता है। जैसा भी कहा, अपने आसपास की समस्याओं से। आपका कोई हुनर हो, आपका कोई अनुभव हो, आपको कोई विद्या आती हो, आपको लगता है कि आपका ये परिवार का काम है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता हो, तो ऐसी कोई भी चीज जिसका आपको कहीं ना कहीं से कोई अनुभव प्राप्त हो सकता है, आपके पिता से, आपके आसपास के लोगों से, उसको भी एज व्यापार हम ले सकते हैं। फिर बदलते हुए ट्रेंड और टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है कि आज उसके अंदर व्यापार का बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे एआई सीख करके लोग एआई सिखा रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि एआई बदलता हुआ ट्रेंड है। अब अगर हम सोच लें कि एआई का प्रयोग किस जगह पर कैसे हो सकता है, और वहां पर हमने उसका प्रयोग सीख लिया, तो हम एक टेक्नोलॉजी में कोई नया बिजनेस भी ला सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आइडिया को जब आप लॉन्च करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो उसको उस जगह तक लेके आएंगे कि वो केवल आपका आइडिया नहीं रहे, वो बाजार से भी उसका सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। क्योंकि कई बार हमें अपने आइडिया से इतना प्यार हो जाता है कि हम उस आइडिया की बुराई नहीं सुनना चाहते। ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि आइडिया को वैलिडेट करना जरूरी है कि वो आइडिया ग्राहकों को कैसा अट्रैक्ट करेगा। 10, 20, 50 ग्राहक के पास जाए, ना सुनने से नहीं डरे, और उनसे पूछें कि वो इसमें क्या चाहते हैं। तो जब 10, 20, 50 लोगों से आप पूछेंगे तो आपका आइडिया परिष्कृत होगा, रिफाइन होगा, और उस रिफाइन से आपके फेल होने की चांस कम हो जाएंगे। बिजनेस मॉडल को समझने के लिए सरल भाषा में, ग्राहक कौन है, समस्या का हल क्या है, पैसा कैसे कमाएंगे, और पैसा कहाँ खर्च होगा। जो भी पैसा आपने लोन पे लिया या अपने घर वालों से लिया, दोस्तों से लिया, उस पैसे को खर्च करने से पहले उसका पूरा हिसाब बनाना चाहिए कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा बजट बना करके वो सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। फंडिंग के विकल्प, ये आज के टाइम में बड़ा मुश्किल सा काम लगता है किसी को कि पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन मैं यहाँ से, इस मंच से आपको ये संजीदा पूर्वक, बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि आज किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपने लोन अप्लाई किया और वो फेल हो गया हो, क्योंकि सही जगह पर, सही तरीके से, सही व्यक्ति के सामने सही योजना रखने के बाद लोन रिजेक्ट नहीं होगा। और हम लोग इसी बात की ट्रेनिंग देंगे लेवल 2 के अंदर आपको, कि जब आप हमारे पास आएंगे और वहां पर आपके बिजनेस मॉडल को सेलेक्ट करके, उसको देख के, उसकी स्टडी करके लोन पे लगाया जाएगा। हम दूसरे स्टेज में हैं कि एग्रो बिजनेस को किससे स्टार्ट करें। आप में से यहाँ कितने लोग होंगे जो एग्रो से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, और कोई भी ऐसा जो फार्म से लेकर के टेबल तक जाता हो, ऐसा बिजनेस करते हो? एक है, और आप सभी लोगों का फूड से रिलेटेड व्यवसाय है। मैं नीचे सुन रहा था आपका आटे का, मल्टीग्रेन का व्यवसाय है, तो हम भी इसी में ही काम करते हैं, इसी के प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं। तो ये जो फूड का बिजनेस है, गवर्नमेंट इस पे सबसे ज्यादा जोर क्यों देती है? क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती है तो देश के सामने सबसे पहली चीज आती है वहाँ के निवासियों को खाना पानी अवेलेबल कराना। आप देख रहे होंगे कि फूड सिक्योरिटी बिल, गवर्नमेंट का एक बिल है जिसमें गवर्नमेंट 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त बांटती है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं गेहूं, कहीं बाजरा, कहीं चावल, कुछ भी हो वो बांटती है,
क्योंकि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। यानी कि देश की, किसी भी देश की पहली जो नागरिक कर्तव्य है वो ये है कि उसके निवासियों को खाना मिलना चाहिए। खाने का बिजनेस चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है, इसलिए गवर्नमेंट इस सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है। ये वो बिजनेस है जो सबसे आसानी से शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज आप कोई अपने फूड का कोई आप लगाए, अपने आसपास में भी आप बेच सकते हैं। तो फूड बिजनेस जो है उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। इसमें से एक ऑयल बिजनेस है। आप ये देखिए कि भारत की जितनी ऑयल की रिक्वायरमेंट है यहाँ के होम कंजम्पशन के लिए, उसका मात्र 45% हम बनाते हैं, 55% इंपोर्ट होता है। और जो इंपोर्ट होता है उसका सबसे बड़ा भाग पाम ऑयल है। और ये पाम ऑयल जो है वैसे तो फूड ग्रेड है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके हेल्थ पर अच्छे इम्पैक्ट नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग वो हैं जो गाँवों में निवास करते हैं या सीधे तौर पे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। वो देसी घी की महिमा जानते हैं। वो देसी घी से वनस्पति घी पे नहीं आते, उस पे आ जाते तो तेल पे नहीं आते, तो वो पाम ऑयल पे कैसे आएंगे? लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि पर्टिकुलर परसेंटेज में पाम ऑयल मिलाया जा सकता है। उसी के कारण आज कोई भी ऑयल विशुद्ध ऑयल नहीं है। तो ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत आसानी से कदम रखा जा सकता है। और इसके एडवांटेज क्या है कि इसकी हाई डिमांड है, जो मैंने भी आपको बताई है कि ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में लग सकते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रहती है इसमें, लोन्स बहुत अवेलेबल है, लोकल मार्केट है, बड़ा किया जा सकता है और नए मार्केट की तरह जा सकते हैं और मॉडर्न ट्रेड बन सकते हैं चीज़ों के अंदर। और इसी के साथ में फूड प्रोडक्टिंग के जो मेन चीज़ है, माइंडसेट जो है, वो जब भी हम कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी कैपेसिटी माइंड में होनी चाहिए और उसके पहले हम कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी माइंड में होना चाहिए। उसके बाद हमें बिजनेस मॉडल को सेलेक्ट करना चाहिए। अभी ये लैंड डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें हम बाद में भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाता हूँ इसको। ये है वो सरकारी योजनाएं जो आपको आपके बिजनेस में मदद कर सकती है। सरकारी योजनाओं का विषय इतना बड़ा है कि हम पूरा दिन भी लगाएं तो भी कंप्लीट नहीं होगी, इतनी योजनाएं हैं। तो मैंने कुछ प्रमुख योजनाएं यहाँ रख दी है और उस पर भी मैं बहुत कम बोलूँगा। क्यों? हर एक की आवश्यकता के लिए उसकी एक अलग योजना है। अगर मैं फूड की बात करूँगा तो किसी और का बिजनेस किसी और का होगा, तो एक इसको हम समग्र दृष्टि से देख लेंगे। लेकिन जब हम 1-to-1 का सेशन लेंगे, जब लेवल 2 में आएंगे, वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम बढ़िया है या आपके लिए कौन सी स्कीम बढ़िया है या उनके लिए कौन सी स्कीम बढ़िया है। आजकल स्टार्टअप का नाम हम बहुत सुन रहे हैं, यंग जनरेशन स्टार्टअप्स लेके आ रही है। स्टार्टअप का पहला फंडा ये है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो नया होना चाहिए, वो इनोवेशन के साथ होना चाहिए। उसमें कोई भी पुराना कोई बिजनेस, जैसे मान लीजिए किसी की मिठाई की दुकान है, अब वो नई बड़ी दुकान खोलना चाहता है तो वो स्टार्टअप में नहीं आएगा। लेकिन वो कोई ऐसा हेल्थ ड्रिंक बनाना चाहता है या वो कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहता है जो अब तक नहीं है और उसको खाने से लोगों को बेनिफिट होगा या वो मार्केट पकड़ेगा, तो उस तरीके के आइडिया को स्टार्टअप में लिया जा सकता है। ये वो स्कीम्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है पैसा भरपूर दे रही है। हम में से ज़्यादातर लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि ये स्कीम का पैसा मिलता नहीं है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट रहा हूँ और मैंने देखा है कि ये जो ऊपर योजना है, प्रधानमंत्री फूड फॉर्मलाइजेशन एंटरप्राइज की जो योजना है, इसमें मात्र 8% लोग पैसा उठाते हैं केवल इस योजना का 20,000 करोड़ साल का इकट्ठा होके 60,000 करोड़ हो गया है और 7 से 8% लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। फंड इतना बड़ा है, तो ये योजनाओं का लाभ हम कैसे उठाएंगे, यही सारी चीजों के लिए हम आपको एक्सपर्ट मुहैया कराएंगे। इसके बाद इसमें कैपिटल सब्सिडी है, एलिजिबिलिटी है इसकी, कोई भी फूड वाला इंडस्ट्री वाला इसको लगा सकता है। ये जो दूसरा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी जो है किसानों के लिए, फार्म के इक्विपमेंट्स के लिए ये योजना होती है और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की योजना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में गिनी जाती है। अब तक के सबसे ज़्यादा लोन इस योजना में डिस्पर्स किए गए हैं और ये हर तरीके की है। इसमें 50,000 की आवश्यकता है तो भी यहाँ पे धन मिल सकता है,
और इसमें अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो भी धन मिल सकता है। अभी इसका जो कैपेसिटी है वो 50 लाख तक कर दिया गया है। ऐसे ही CGGMAC है, ये उनके लिए है जो बड़े कारखाने लगाते हैं, तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं उसके ऊपर उनको कैपिटल सब्सिडी मिलती है। और इसकी योजना जो है बड़ी प्लांट एंड मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज को लेनी चाहिए, तो ये वो वहाँ की योजना है। ये राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं और ये बहुत ही लुक्रेटिव योजनाएं हैं, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो केंद्र सरकार से ज़्यादा कुछ योजनाएं राजस्थान सरकार की भी है, तो हम उन योजनाओं पर भी अपना फोकस कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 1 करोड़ और 50 लाख की वो है और 50% सब्सिडी है, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर 50 लाख रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और सब्सिडी अगर आपको 3 साल में वापस मिल जाती है तो 50 लाख रुपए तो आपने डे 1 को ही कमा लिए। तो ये सारी चीजें जब आपको मालूम होगी तो ये सब आप काम कर सकते हैं। कोई सा भी बैकग्राउंड हो आपका, हर बैकग्राउंड के लिए कोई ना कोई योजना वहाँ पर है। PM मुद्रा योजना की वो जो अभी मैंने बात की थी ये वही है। स्टैंड अप इंडिया, इसके अंदर भी 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है और इसके अंदर मार्जिन मनी भी मिलती है। ऐसी भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके अंदर आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलती है, यानी कि अगर बैंक से आपने 8% पे लोन लिया है, 6% गवर्नमेंट देगी तो आपको 2% पे ही आपको लोन मिल गया, तो 2% का लोन मतलब ऑलमोस्ट फ्री इंटरेस्ट आपको मिल गया। तो ऐसी योजनाएं आपके पास है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। और इस बात को हम हमारे लेवल 2 में, जो आप लेवल 2 में आप में से जो प्रतिभागी आएंगे वहाँ पे इस बात को देख लेंगे कि जब आपके पास एक्सपर्ट आएंगे और वो एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे चीज़ों की, तो आपको महसूस हो जाएगा कि वाकई ये इतना बड़ा आपने सोच रखा था, इतना बड़ा है नहीं। योजनाओं की क्रियान्वयन अगर तरीके से की जाए तो सब्सिडी मिलती है, लोन मिलता है, आपको बिजनेस की सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल सकती है। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। अब बात आती है जेन जी की। हमारे पास जेन जी का एक्सपोजर है ही, या तो घर में है या व्यवसाय में है या जो हमारे समक्ष बैठी हैं और ये बिजनेस करना चाहती हैं, तो इनके बिहेवियर को हम समझें तो हम देखते हैं कि ये फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ इस तरीके की चीजों के साथ में है कि अगर हमने इनको समझ लिया तो ये बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर हम देखें ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं कि एप्पल, डिज्नी, जोमैटो, ये जो चीजें हैं ये जब स्टार्ट हुई थी और इनके मालिकों ने जब इस चीज को समझा था तो वो बहुत यंग थे, वो उतने यंग थे जितने यंग आज की हमारी जेन जी है। तो छोटे बच्चों के दिमाग में भी, युवा दिमाग में भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। इसके लिए हमें उनको सुनना चाहिए, उनको उनकी बात को मानना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए मैंने एक कहावत सुनी थी और इसको मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो एक समय में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा, और जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो एक समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आप इसको अनुभव करके देख लेना, जीवन में ऐसा होगा ही होगा। ऐसा एक कालखंड आता है जो आप कहते थे कि ये मेरी ताकत है, वो आपकी कमजोरी बनेगी एक दिन। क्योंकि घड़ी की सुइयों को भी देखो तो बंद घड़ी की सुइयां भी एक समय में राइट समय दिखाती है। तो ये जो इनके बारे में नेगेटिव चीजें हमको सुनने में मिलती है समाज में, वो उनकी एक्चुअल में ताकत है। वो डिजिटल नैरेटिव की बात करते हैं। आप कोई भी चीज बोलिए, वो हाथों हाथ मोबाइल में ढूंढेंगे, पूरी दुनिया के AI से आपको हाथों हाथ एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके सामने खड़ा कर दे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। स्पीड ऑफ अडेप्टेबिलिटी, या तो वो सीखेंगे नहीं, मना करेंगे साहब ये काम नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन अगर करने का मानस बना लिया तो फिर उनकी स्पीड बहुत तेज है, वो बहुत फास्ट है और पर्पस ड्रिवन है और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। इनकी इन ताकतों को हम काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर जैन जी भी बैठी है, उनके सामने चुनौतियाँ क्या हैं? उनके सामने चुनौतियाँ यह है कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट नूडल की तरह, जो जीवन देता नहीं है। तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है और एक कंपैरिजन ट्रेड भी इनके दिमाग में रहता है। ये बहुत जल्दी जल्दी अपना कंपैरिजन बड़ी हस्तियों के साथ में करने लगते हैं। तो वो एक कंपैरिजन जो है इनको हमेशा परेशान करता है कि भाई मैं इससे छोटा क्यों हूँ। ओवर थिंकिंग का एक चैलेंज है कि हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जेन जी जो है ज़्यादातर
एकाकी हो जाती है या किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाती है, उसका कारक भी यही है। और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यानी लंबे समय तक के काम में टिके रहना मुश्किल काम होता है। अभी हम में से बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पर है और अब हम हमारे यूँ कह लीजिए कि आखिरी पड़ाव में है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, आपस में सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सफल बिजनेसमैन की ट्रेड के अंदर मैं एक बात मान के चलता हूँ कि डिसिप्लिन एक बात है। अभी हम कछावा साहब यहाँ के डायरेक्टर उनके ऑफिस में बैठे थे, तब भी ये बात निकल के आई कि लाइफ में बिना डिसिप्लिन के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कोई भी चीज़ हो, बिजनेस हो, घर हो, संस्थान हो, आर्मी हो, देश हो, आपको डिसिप्लिन को रखना ही होगा। डिसिप्लिन वर्किंग का हो सकता है, डिसिप्लिन बिहेवियर का हो सकता है, डिसिप्लिन पॉलिसीज का हो सकता है। तो अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, बहुत सारे लोग जो है रिस्क लेने से डरते हैं। रिस्क लेना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना के द्वंद्व में से रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो अपनी जगह पर सही होंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन दे करके, लोगों से परामर्श दे करके रिस्क लेनी चाहिए। फेलियर, पैसे का फेलियर जरूर हो सकता है, लेकिन अनुभव जरूर देके जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो है आपको एक बड़ा अनुभव देगा। नेटवर्किंग, आप देखिए कि जब कभी भी ऐसे प्रोग्राम में आप जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ लोग मिलते हैं, या ऐसे प्रोग्राम में आप जाइए जहां पर बिजनेस कम्युनिटी हो या आप जो काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई एग्जीबिशन लग रही हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आप जाइए, क्योंकि नेटवर्किंग से बहुत बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। और नेटवर्किंग एक ऐसा टूल है जो आज काम नहीं आएगा, आज के कई साल के बाद काम आएगा, लेकिन वो काम आता है। इसलिए बिजनेस में नेटवर्किंग बनाना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कंटिन्यूअस लर्निंग एक ऐसा टूल है जो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिक्स्ड माइंडसेट बना ग्रोथ माइंडसेट, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको हम आम जीवन में बहुत बार देखते हैं कि जिन लोगों को असफलताओं से डर लगता है वही सबसे ज्यादा असफल होते हैं, और जो सफल होने का मानस बनाते हैं वो बहुत ज्यादा जल्द सफल होते हैं, क्योंकि उनके मन में डर नहीं होता। साहस और पराक्रम, ये दो ऐसे शब्द हैं, अगर ये हमारे मानस में गूंजते हैं तो कंधे अपने आप से टाइट हो जाते हैं। जब आप किसी बिजनेस में साहस दिखाते हैं, आप किसी सिचुएशन में पराक्रम दिखाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका डिसीजन बोल्ड हो जाता है और आपका सामना करने की ताकत लोगों में कम रह जाती है। इसीलिए हमें बदलाव को भी मानना है, हमें चेंज को भी सीखना है, और लाइफ में फीडबैक को जरूर स्थान देना चाहिए। अपने बारे में लोगों से राय लेते रहना चाहिए, लेकिन उनसे जो सक्षम राय दे सकते हो। अब इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ये वो गुण है जो किसी भी बिजनेसमैन में होने चाहिए, चाहे जेनजी हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे हम अपना व्यवसाय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इमेजिनेशन एक ऐसा टूल है जहां से आप कल्पना परिकल्पना कर सकते हैं, और जो परिकल्पना आप करेंगे उसका साइंस है, उसका न्यूरो साइंस है। फिर एक चीज आती है बहाने, जो सारी इमेजिनेशन को रोकता है। आप एक बहाना लगाइए, बहाना बॉडी में पुष्ट होने लग जाएगा। आप सोच के देखिए कि कहीं नहीं जाना, आपको बुखार है तो बुखार के सिम्टम बॉडी में आ जाएंगे। आप बोलेंगे मेरा पेट दर्द है, मैं आज नहीं आऊंगा, तो हल्का हल्का पेट दर्द महसूस होने लग जाएगा। यानी कि जो आपका दिमाग सोच रहा है वो आपकी बॉडी में आ रहा है। और जब बिजनेस की बात करेंगे तो प्लानिंग की बात हमें करनी ही होगी। आइडिया की बात हम कर ही चुके हैं, प्लान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आपके पास एक बेटर प्लान नहीं होगा आपकी इमेजिनेशन को जमीन पर उतारने के लिए, तब तक उसकी संभावनाएं बहुत कम होती चली जाएंगी। जैसे आप प्लान बनाएंगे मंथ का, वीक का, ईयर का, डे का, आपकी वो प्लानिंग की आदत आपको डिसिप्लिन करेगी और उस गोल की तरफ ले जाएगी। वो प्रायोरिटी भी बनाएगी। अगर आपके गोल में कोई काम आपके व्यवसाय से रिलेटेड रखा हुआ है और 2 घंटे आपको कोई टीवी देखना है और वो काम नहीं हुआ है, तो आपका दिमाग बार बार टीवी के प्रोग्राम में बोलेगा वो कर ले, वो जरूरी है, ये माइंड बोलेगा। और जब आप उसकी 150 बार अनसुनी कर देंगे ना,
तो वो समझ जाएगा कि ये वो आदमी नहीं है, इसको याद दिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो याद नहीं दिलाएगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है आपके हिसाब से ट्यून हो गया है। तो यहाँ पर उसको रीट्यून करना है, उसको उस तरीके से बनाना है कि वो आपकी प्लानिंग को उस तरीके से काम करे, और उसके लिए आपको बोलना सीखना चाहिए। जब बिजनेस की बात आती है तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको अच्छा लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। जैसे जैसे आप अच्छा लिखना पढ़ना बोलना सीखेंगे, आपके बिजनेस आइडियाज को, आपके बिजनेस प्लानिंग को आप बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। आज भले ही एआई आ गई है लिखने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन जो ह्यूमन माइंड है, क्योंकि कहावत है कि जिसकी कौनी में दर्द है वही समझ सकता है, तो आपका पेन आप समझ सकते हैं, एआई नहीं समझ सकती। एआई से मदद ले सकते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी प्लान बनाइए, उसको लिखना पढ़ना बोलना सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को काम में लीजिए, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है वो आपको इस तरीके से तैयार करती है कि आप सिस्टम बना पाए। क्योंकि शुरू में सारे काम आप कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। उन डिपार्टमेंट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम टेक्नोलॉजी से बनता है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये भविष्य है। हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इनपुट आने वाला है। ये अगर हम इसको समग्र दृष्टि से देखें तो कालखंड होते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 जब आया था तब औद्योगिक कारखाने शुरू हुए, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर भाप के इंजन आए, फिर बिजली का आविष्कार हुआ, फिर ऑटोमेटिक वर्कशॉप बने। अब ये चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करनी होगी, वर्चुअल रियलिटी की बात करनी होगी, बिग डेटा एनालिसिस की बात करनी होगी। ये हर छोटे से छोटे बिजनेस के अंदर काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि आप अपने किसी दोस्त से जूते की बात करते हैं या खिड़की दरवाजों की बात करते हैं, आपके पास उसी तरह के एडवर्टीजमेंट आना चालू हो जाते हैं, होता है ना। यानी कि टेक्नोलॉजी से कोई दूर बैठा हुआ वेंडर आपकी बात सुन रहा है। आपने आपस में बात की, उसने सुना, उस टेक्नोलॉजी वेंडर वाले को बताया कि जोधपुर में ये 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे, इनको जूते की जरूरत है, और दोनों के पास जूते के एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो जाएंगे। तो हर दिन 1 घंटा 2 घंटा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, नॉलेज बढ़ाने के लिए डिजिटल साधनों का उपयोग करिए। जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसमें आप उतरिए, आपको लगेगा कि ये तो समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है। कोई एक धंधा आप पकड़ के देख लीजिए, आपको लगेगा दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, क्या की क्या कर रही है। फिर वहां से आपको अपने बिजनेस के लोकल आइडियाज आएंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया को काम में लेना हमें सीखना होगा, क्योंकि ये आज के बिजनेस की मेन डिमांड है। आज आपको इस मंच से मैं बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, इसका भी बूम आएगा और ये भी चला जाएगा। पीक वैसे ही जैसे आपके पास नोकिया का इतना बड़ा फोन था, आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ जाएंगे, आपको हाथ में मोबाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे इक्विपमेंट आ जाएंगे। अब इन सारी बातों से क्या हम ये समझ लें कि ये दुनिया केवल इंटेलिजेंट लोगों की है? ये दुनिया केवल इंटेलिजेंट लोगों की नहीं है, ये दुनिया समग्र लोगों की है, सभी लोगों से पूर्ण बनती है। और इन सारी मानव जाति को इन 3 कैटेगरियों में बांटा जाता है। उनके ज्ञान को, उनके विवेक को, उनकी बुद्धि को इन 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली है IQ, यानी आप कितने इंटेलिजेंट हैं। जो परीक्षाएं आप देते हैं उसमें आपका इंटेलिजेंस नापा जाता है, चाहे वो ICS की सर्विस हो, चाहे वो कोई और गवर्नमेंट सर्विस हो, या कोई और नौकरी हो, या और कोई रिक्वायरमेंट हो, उसमें आपका IQ देखा जाता है। आपको इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट लेवल 1 पर जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको उससे ऊपर तरक्की करनी है तो आपको लेवल 2 पे आना पड़ेगा। वो है इमोशनल क्वेश्चन। आप में भावनाएं कितनी हैं? ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अगर आपको उससे ऊपर तरक्की करनी है तो आपको लेवल 2 पे आना पड़ेगा। वो है इमोशनल क्वेश्चन। आप में भावनाएं कितनी हैं?
भावना नहीं है। ऐसे ज्ञान की कोई कीमत नहीं है जिसमें भावना नहीं हो। ज्ञान तभी सार्थक बनता है जिसमें भावनाएं जुड़े, जो किसी के दर्द को महसूस कर सकता हो, जो किसी की भावनाओं में शामिल हो सकता हो, वो ज्ञान नॉर्मल ज्ञान से ऊपर का ज्ञान हो जाता है। यानी कि दुनिया में जो टियर 2 के लोग हैं वो ये हो हैं, EQ वाले हैं। फिर बात आती है तीसरे की, वो है SQ यानी कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए दुनिया में जो 1 नंबर की कैटेगरी के जो 1% के लोग हैं, ये सभी लोग धार्मिक प्रवृत्तियों को मानते हैं, रिचुअल्स को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आस्था रखते हैं। यानी उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास SQ है, यानी कि वो भावनाओं को भी समझते हैं और वो आध्यात्मिक भी है। बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। हॉबीज, हेल्थ और हैप्पीनेस, ये 3 वो H है जिसका हम व्यावसायिक जीवन में बहुत कम ध्यान रखते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो जनरली बाय डिफॉल्ट 2 लैंग्वेजेस के लिए आता है, एक रीजनल और एक जो बाहर स्कूल में जाके हम सीख जाते हैं वो। उसके बाहर निकलने के लिए दिमाग को ताकत लगानी पड़ती है। इनका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है, इसलिए इन्होंने 9 लैंग्वेज सीखी है और ये बहुत अच्छी बात है। इस 9 लैंग्वेज का मतलब है ये 9 देशों में तो बिजनेस कर ही सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्थ के लिए डेली आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए और हॉबीज़ और हैप्पीनेस का ध्यान हमें रखना ही होगा। माई SBA ये जितना भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये उसी प्लेटफॉर्म का नाम है। माई SBA का मतलब है मेरा स्वावलंबी भारत अभियान, और जो लेवल 2 है वो भी माई SBA ही करेगा, वही आप सब लोगों को लेके जाएगा। और ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म रही है, ये एक राष्ट्र की सेवा को समर्पित एक संगठन है। उस संगठन का एक डिजिटल पोर्टल है और वहां पर हम बात करते हैं स्टार्टअप की, मेंटरिंग की और ऐसी सभी चीजों की जो आपके रोजगार से संबंधित हों। अभी हमने एक स्वदेशी समर्थक करके एक अभियान लिया हुआ है जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि ज्यादातर लोग जब कहते हैं कि भाई मैं भी अपने देश को सपोर्ट करता हूं, तो लोग कहते हैं तेरे पास क्या सर्टिफिकेट है। तो हमने ये ऐसे एक अभियान शुरू किया जिसमें हमने कहा कि आप इस पे आइए, अब मैं भी देश को सपोर्ट करता हूं, उसका एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए और अपने ड्राइंग रूम में लगा लीजिए ताकि आप ये कह सके कि मैं स्वदेशी को सपोर्ट करता हूं, मैं भारत को सपोर्ट करता हूं। ये बिल्कुल एकदम यूँ कह लीजिए कि फ्री है। एक ऐसा अभियान है जो आपको आपके देश की सेवा से जोड़ने का माध्यम बन सकता है। आप इस QR कोड को स्कैन करके एक फॉर्म भर सकते हैं और हाथों हाथ आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी हाथों हाथ आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगा। ये अब हम हमारे आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ पे अक्सर मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि धन्यवाद तो सभी को है, कृतज्ञता मैं जाहिर करूंगा कि मुझे ये मंच दिया। कॉलेज की तरफ से, कॉलेज के प्रशासन की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से, सारी फैकल्टीज कई दिन से लगी हुई है, जोएल हब की टीम काफी दिनों से लगी हुई है और आप लोगों को भी हम रेगुलर परेशान कर ही रहे हैं बाय SMS, बाय कॉल कि आपको आना है, आपको आना है। लेकिन आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की बात भी करेंगे, उसके पहले मैं एक बात करना चाहता हूं जो मैं अक्सर करता हूं, और वो बात ये है कि जब हम देश की बात करते हैं तो मैं एक चीज कहता हूं कि जो मैंने अभी आप लोगों के सामने ये बातें की है, ये सारी बातें तभी सार्थक होगी जब हम अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे या महानता का भाव रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा प्रण, एक छोटा सा संकल्प मैं चाहता हूं कि वो आप इस प्रोग्राम से लें, और वो संकल्प केवल मात्र यही है कि आज के बाद मैं मेरे महान भारत देश की महिमा के बारे में ना तो गलत सुनूंगा ना गलत बोलूंगा। अगर कोई बोलेगा तो उसे टोकूंगा, क्योंकि आप देखिए कि देश को कोसने से कुछ नहीं होगा, देश के लिए कुछ करने से कुछ होगा। तो एटलीस्ट हम एक काम करें कि मेरे महान देश के लिए मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा जो उसकी महिमा को विखंडित करती हो। अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं उसके जवाब देने के लिए सहज तैयार हूँ। सर ये लेवल 2 जो है वो जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है उनके लिए है या मतलब जो है वो अभी जो अपना शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए? नहीं, उनके लिए भी है, क्योंकि वो ग्रोथ करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए अपनी एक इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहते हैं जी, तो उनके लिए भी है वो। मतलब इस हमको जो बिजनेस स्केल करना है वो, हाँ, मतलब फिर आपको बेंटर वो दिए जाएंगे जो बिजनेस ग्रोथ को देखते हैं। तो अपन लेवल
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते थैंक यू। नमस्कार सर, हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं भी नागौर से ही बिलोंग करता हूँ, क्यूसर से, और पिछले 16 साल से एज ए प्राइवेट टीचर के रूप में काम कर रहा था। और इस टीचिंग के अंदर मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी। उसको देखते हुए मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है। जिस तरह से विद्यालय नाम है उसी तरह से हमने गुरुवालय नाम दिया है। तो जैसे आपने कहा कि आपकी हॉबीज क्या है, हॉबीज थी लोगों से मिलना, उनसे बात। तो उसी को बेस बना के मैंने जो हमारा गुरुवालय है वो जॉब प्लेसमेंट का काम करता है अभी। तो राजस्थान से और आउट ऑफ राजस्थान 50,000 से ज्यादा प्राइवेट टीचर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। More than 50,000 teachers are connected with us, and more than 4 to 5,000 schools are connected with us. तो अभी हाल ही में 14 जुलाई को राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम चलती है राइजिंग राजस्थान, उसमें स्कूल स्टेशनरी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मेरा MOU भी हुआ है सरकार के साथ में। लगभग हम 2 से 4 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिकॉम में अभी लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस हमारा चल रहा है। तो उसके लिए जो बैंक से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं या बैंक से लोन की क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है, उसके लिए मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। अभी लेवल 2 का QR कोड आएगा, उस पर आप रजिस्टर करिए। अभी जैसे आपने चीज़ें बताई कि आपने राजस्थान रिसर्जेंट में MOU किया है, उस MOU के नंबर के कारण आपको रिको के अंदर लैंड अलॉट होगी तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, उसकी रेट भी कम है। अब उस पूरी चेन के अंदर जहां आपको हमारी मदद चाहिए वहां तो हम करेंगे ही। इसके बाद लोन में, इम्प्लीमेंटेशन में आपको जहां मदद चाहिए होगी वहां भी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका व्यापार की जिस भी आप शुरू करना चाहते हैं उसकी किसी भी स्टेज में आप हो, वहां से हम आपको, हमारे एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। तो अभी लेवल 2 का कोड ये है, इसको स्कैन करिए, इस फॉर्म को भरिए। आपके पास, हाँ ये आप सभी के पीछे ये दिया हुआ है जो आपने देखेंगे ना, ये वो QR कोड है जो लेवल 2 का है। इसको भरने के, हाँ इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास कितनी मतलब मार्जिन मनी है, इस तरह की चीज़ें हैं। और उस आइडिया के ऊपर फिर हम आपको 15 दिन का एक मेंटर सेशन देंगे, 15 दिन का, लेकिन वो ऑनलाइन होगा। उसके बाद की फिर वो अलग अलग क्लासेस होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे नया बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आप लेवल 2 में रजिस्टर कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको उस तरह की जो सुविधाएं हैं, हम आपको CA भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको कोई ट्रेडमार्क कराना है तो ट्रेडमार्क का अटॉर्नी भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको कोई और योजना का कोई एक्सपर्ट चाहिए तो वो एक्सपर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। और ये सारी चीज़ें जो है अंडर वन रूफ आपको मिलेंगी। और केवल गवर्नमेंट शुल्क को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज है। यानी कि आपसे कि साहब कंसल्टेंसी के 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो, वो सिस्टम नहीं है, ये पूरा फ्री है। अब आपने कहा कि मेरे को ट्रेडमार्क जमा कराना है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस है 4500 रुपये, वो आपको जमा करानी पड़ेगी क्योंकि वो गवर्नमेंट की फीस है। तो उसको लेकर के आपको एक तो डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्यों, सर्टिफाइड लोग साथ में हैं। आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि यार कल को मेरा काम होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि समर्थ लोग साथ में हैं। तो इस तरीके का एक वातावरण बनाएंगे कि सभी मिलकर के उस काम को करेंगे। तो उसमें आप ये फॉर्म भर दीजिएगा, फिर हम लोग वहाँ पे आपको, टीम आपको 1-to-1 कॉल करेगी, आपके पास कॉल आएगा सब चीज़ों। सर मैं बेसिकली सोजत से हूँ और जोधपुर में काफ़ी टाइम से सर्विस कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में बात आई थी कि जैसे टायर्स में वेस्ट टायर काम नहीं है, अमूमन काम नहीं है, वेस्ट टायर और कस्ट चीज को पिघाल करके जैसे टाइल्स रहती है उसका अमूमन बनी रहती है, तो ये कंक्रीट की होती है, कंक्रीट पे जाकर प्लास्टिक की हो मजबूत ज़्यादा बेटर है। इस पर मैंने काफ़ी वर्क किया था, कहीं 2-4 साइट वगैरह भी मैंने विजिट की थी। तो यहाँ पर मशीनरी वगैरह भी मेरे सामने आई। एक हरियाणा की कोई फैक्ट्री है, वहाँ से भी मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, बट इकोनॉमिकली लेवल पर मेरा थोड़ा प्रॉपर सेटअप नहीं हो पाया, इसलिए फिर उनको मैंने अभी फिलहाल होल्ड पे रखा है। अभी फिलहाल मैं कैपेबल नहीं हूँ। अगर मेरा कोई लोन प्रोवाइड होता है तो फिर मैं जरूर आपको कॉल बैक। आप किसी भी स्तर पे कोई भी आपको मदद की ज़रूरत है, आप ये जो कोड दिया हुआ है उसमें आप फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और फिर सक्षम लोगों से जुड़वाएगी। क्योंकि ये चीज़ क्या है, इको फ्रेंडली भी है। प्लास्टिक का खराब हो भी रहा है तो उसको अगर अपन यूज लेकर के यूजेबल प्रोडक्ट अगर अपन बना रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर है। बहुत बढ़िया। फर्दर फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे उनकी सीमेंट वगैरह इन सब की लिमिटेशन है, बट इस वेस्ट मटेरियल की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। करोड़ों टन मतलब पर डे वेस्ट मटेरियल आता है, इसको अपन यूज में लेने के लिए
So जैसा मैंने आपको कहा, like I require the funding for an online travel agency. The reason is like sole proprietorship के हिसाब से I cannot go global. So just an example, I don't want to take the name of a competitor, but still in the business when a competition is not there, we cannot grow. So my like the first competitor is and always be Make My Trip. So Make My Trip को देख करके भी मैं as a competition I grow. So like Make My Trip, now we are a global travel agency. We have B2B as well as B2C both. So I want to have the guidance for that so that we can grow more in the world. Thank you, sir. Definitely. We will connect with you for the both purpose. हम आपसे आपकी सेवाएं भी लेना चाहेंगे और जो आपको चाहिए ग्लोबल जाने तक की वो मेंटर्स भी हम आपको देंगे। तो अभी हम सभापति की तरफ बढ़ते हैं और ये QR कोड आप सभी के बैजेस पर भी है, वहाँ से आप फॉर्म 2 में जा सकते हैं, लॉगिन 2 में जा सकते हैं। और इसी के साथ वंस अगेन मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे युवाओं के लिए इस महत्वपूर्ण पहल की परिकल्पना की एवं इसे आगे बढ़ाया। हम प्रोफेसर राधेश्याम चोयल जी का, हंसराज सिंह रावत जी और समस्त चार्ज चोयल हब फॉर एग्री बिजनेस रिसर्च ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप टीम के आभारी है, जिन्होंने जीडी मेमोरियल कॉलेज जोधपुर के साथ में इस कार्यक्रम का संचालन किया। मैं आप सभी युवा प्रतिभागियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ आपकी उत्साहपूर्ण उपस्थिति, प्रश्नों एवं इस यात्रा में आपके द्वारा लाई गई ऊर्जा के लिए। यह कार्यक्रम वास्तव में आपके सहयोग से ही सफल हुआ है। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी से राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए अनुरोध करती हूँ। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा।